नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। सबसे बड़ी खबर, जिम ट्रेनर को गोलीकांड का में खुलासा हुआ है और मर्डर के लिए 3 लाख की सुपारी दी गई थी। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। सुपारी देकर रची गई थी पूरी हत्या की साजिश। मर्डर के लिए 3 लाख रुपयों की सुपारी दी गई थी और डॉक्टर दंपति समेत 5 की गिरफ्तारियां। इसके साथ डॉक्टर की पत्नी का मित्र था लाइनर मिहिर, जिसके जरिए हत्यारों की एक पूरी लाइन तैयार थी जिम ट्रेनर को मारने के लिए। तो लाइनर मिहिर दानापुर का रहने वाला है, खुशबू का मित्र था। पहले वही लाइनर 1875 5.5 लाख सेकंड बात उससे जो हुई है ये हम आपको बता रहे हैं। और कब कब बात हुई, कितने लाख सेकंड बात हुई, ये सारी चीजें निकल कर अब सामने आ गई हैं। पटना एसएसपी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें इन सभी बातों का उन्होंने जिक्र किया। कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, ये अंतरंग तस्वीरें उस ट्रेनर की हैं और खुशबू की हैं जो उन्होंने बेहद करीब बिताए थे एक दूसरे के साथ। लेकिन ऐसा क्या हुआ और इस कहानी का जो प्लॉट पब्लिकली यानी कि आम जनता के बीच में है, सभी लोगों के मोबाइल पर है, उससे अलग हटकर इसकी क्या स्टोरी है, यह पटना एसएसपी ने विस्तार से बताया है। और चलिए सीधे जुड़ते हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी संजय हैं। संजय, जिस तरह से एसएसपी को हम सुन पा रहे थे, उन्होंने कहा कि इसका एंगल जो दिख रहा है या फिर दिखाया जा रहा है या सार्वजनिक है, उससे अलग हटकर एक कहानी और है। क्या है वो कहानी? जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इसमें एक नए किरदार की एंट्री होती है और वो है मिहिर। मिहिर ही इस पूरे कॉन्स्पिरेसी का कह सकते हैं कि प्लानर था और मास्टरमाइंड वही बताया जा रहा है, जिसको हायर किया, जिससे संपर्क किया खुशबू सिंह ने। खुशबू सिंह का वो पुराना मित्र था और जो जानकारी मिल पाई है, अब तक हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि जो जिम ट्रेनर है विक्रम राजपूत, उसके साथ 1100 बार बातचीत हुई थी, 1100 कॉल का रिकॉर्ड मिला। लेकिन अब पटना पुलिस ने खुलासा किया है कि जो विक्रम राजपूत जो जिम ट्रेनर है, उससे खुशबू सिंह की 1875 बार कॉल पर बातचीत हुई है, जो 5.5 लाख सेकंड है। उसके अलावा मिहिर जो पहले का मित्र था, विक्रम सिंह से पहले मित्र था मिहिर, और उसने खुलासा किया है कि वो क्लोज रिलेशनशिप से था खुशबू सिंह से। लेकिन खुशबू सिंह ने इनकार किया, वो बोला कि बस एक जान पहचान थी। लेकिन इसी को लाइनर के रूप में यूज किया गया। 3 लाख रुपए में सौदे तय किए गए और वो सौदा मिहिर नहीं तय किया था। और गोली मारने के बाद मिहिर दानापुर का रहने वालों भागकर दिल्ली चला गया था। और इसमें इंटरेस्टिंग वाकया ये है कि आज पटना पुलिस ने सुबह तक इस बात का खुलासा नहीं किया कि इसमें छठा भी कोई है। और देर शाम जब उसकी अरेस्टिंग के बाद पटना वापसी होती है, तब पटना पुलिस ने कहा कि इस मामले में अब 6 लोग गिरफ्तार हो गए और वो छठा शख्स मिहिर है, जिसको पटना पुलिस ने अभी से थोड़ी देर पहले मीडिया के सामने पेश किया। 3 जो शूटर्स थे वो 2 महीने से पटना में भागवत नगर जो अगमकुआं थाना क्षेत्र में वहां रह रहे थे, 14,000 रुपए किराए पर रह रहे थे, जिन्हें अब तक 1,85,000 रुपए पे किए गए थे। 2.5 से 3 लाख रुपए में सौदा तय हुआ था और ये पैसे खुशबू सिंह की तरफ से मिहिर को दिए गए थे और मिहिर लाइनर था जिसने सुपर किलर्स को पैसे दिए थे। और कहीं ना कहीं जो खुशबू सिंह थी, उनका इन्वॉल्वमेंट साफ तौर पर सामने आ गया था। और डॉक्टर जो थे, चूंकि उनका पैसा लगा था, मिहिर सिंह जो खुशबू सिंह एक हाउस वाइफ है, इसलिए यह माना जा रहा था कि जो डॉक्टर का पैसा है वो अपराधियों तक पहुंचा। फिलहाल अभी भी पटना पुलिस ने जो दंपत्ति है उसके बारे में यह कहा कि पुलिस के सामने वो अभी इंकार कर रहे हैं कि इस मर्डर केस में उनकी कोई कॉन्स्पिरेसी है। लेकिन मिहिर ने सारी सच्चाई उगल दी है और मिहिर जो पुराना फ्रेंड रहा खुशबू सिंह का, उसने ये कहा है कि खुशबू सिंह ने ही पैसे दिए थे विक्रम सिंह की हत्या की जो साजिश। तो संजय, यहाँ पर डॉक्टर राजीव का क्या रोल है? 85,000 रुपए इसके बारे में एसएसपी ने क्या बताया है? डॉक्टर का क्या रोल है इसमें? बिल्कुल, आप उनका विवेक, मैंने यही सवाल किया पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा से, यही सवाल किया कि उनका क्या इन्वॉल्वमेंट है। तो उनका कहना है कि पत्नी की कॉन्स्पिरेसी है। विक्रम सिंह जो डॉक्टर राजीव है, उनका एक ऑडियो वायरल हुआ था, उसमें उन्होंने कहा भी था कि मर्डर तो 2 से 3 मिनट का खेल है। तो ये सब जो एविडेंस है वो उनके खिलाफ जा रहा था। और अब कह रहे हैं कि अब चूंकि वो हस्बैंड है और उनको कॉन्स्पिरेसी के बारे में पता ना हो, उनका पैसा गया अपराधियों तक, तो वो भी इसमें है। और अटेम्प्ट टू मर्डर 307 का उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है और इसलिए इन सभी को गिरफ्तार कर आज कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो अभी तक जो एसएसपी ने बताया उसका एक्सप्लेन कह सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से संजय बता पा रहे थे कि 2 बातें और कैसे छठे आरोपी की यहां पर एंट्री होती है और सुबह तक जिसके बारे में खबर नहीं होती है तो शाम को वो प्रेस के सामने होता है। और कुछ तस्वीरें जो हम तक पहुंची हैं, जो तस्वीरों को आप देख पा रहे हैं, उससे स्पष्ट है, बिल्कुल साफ है, क्लियर है कि संबंध तो थे, यहां पर काफी मधुर संबंध थे।
और ऐसे में अगर खुशबू इस बात को डिनाई करती है, नहीं मानती है, मानने से इनकार करती है, तो पुलिस को यह एग्जाम्पल समझ में नहीं आएगा, पुलिस समझना भी नहीं चाहेगी। डॉक्टर का सवाल है, डॉक्टर राजीव का सवाल है, तो इस मुद्दे पर कि उन्हें पता ना हो और यहां पर हत्या की कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है, ऐसा भी नहीं हो सकता है, जबकि पैसे उन्हीं के पास से जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर मामला तो बन रहा है, अब आगे की कार्रवाई चल रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार की राजधानी पटना में बालू की अवैध मंडी लगती है, वो भी प्रशासन की नाक के नीचे। गंगा ब्रिज के नीचे सैकड़ों नावों पर बालू ढोई जाती है, लेकिन पूरा प्रशासनिक अमला सोया हुआ है। पिछले दिनों बालू के काले कारोबार को लेकर 40 से ज्यादा अधिकारियों पर एक्शन लिया गया। कई की संपत्ति भी अटैच की गई, लेकिन यह कारोबार जारी है, जिससे पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़ा होता है। ये बालू की चोरी नहीं बल्कि सरासर डकैती है, वो भी पुलिस की नाक के नीचे। गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन बालू से नदी नावों को गिन नहीं पाएंगे। सैकड़ों से ज्यादा नावों पर बालू की ढुलाई हो रही है। इस कारोबार में सैकड़ों लोग शामिल हैं। हैरान करने वाली ये तस्वीर पटना से होकर गुजरने वाली गंगा नदी के उत्तरी छोर की है, जहां रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिन के उजाले में बालू का अवैध खनन किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बालू लदी नावों को नदी किनारे लाई गई है। नाव से बालू निकालकर मजदूर ट्रैक्टर पर लोड कर रहे हैं और उसके बाद ट्रैक्टर बालू घाटों से निकाले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, जगह जगह बालू के टीले भी आसपास नजर आ रहे हैं। भारी मात्रा में बालू को स्टोर कर रखा भी गया है। सितंबर का महीना है और सितंबर के महीने में बालू खनन पर रोक है। गंगा नदी में वैसे भी बालू खनन पर पहले से प्रतिबंध है। मतलब कानून तो है, लेकिन ठेंगे पर। सवाल यही पैदा होता है, जब खनन विभाग ने बालू खनन पर रोक लगाई हुई है और अक्टूबर महीने से बालू खनन की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी फिर से, तो इस सितंबर महीने में दिन दहाड़े इस तरीके से बालू का उत्खनन क्यों हो रहा है? क्या जो बालू माफिया हैं उनको पुलिस का और प्रशासन का संरक्षण है कि बेखौफ होकर दिन दहाड़े इस तरीके से बालू का उत्खनन किया जा रहा है? ये तस्वीर वाकई में हैरान करती है। ये कोई रात की तस्वीर नहीं है, ये दिन दहाड़े इस तरीके से बालू का उत्खनन किया जा रहा है। और कोई एक दो नहीं, कई बोट्स लगे हुए हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कई नावें हैं यहाँ पर और इन नावों में बालू को लोड करके गंगा नदी से लाया जाता है और उसके बाद ट्रैक्टर के सहारे उसको अनलोड किया जा रहा है और फिर यहाँ से दूसरी जगहों पर बालू भेजा जाता है। हैरान करने वाली बात यह है कि जहां पीले सोने का काला कारोबार चल रहा है, उसके बगल में ही गंगा ब्रिज थाना है, लेकिन पुलिस इस सच्चाई से आंखें मूंदे बैठी है, मूक दर्शक बनी हुई है। न्यूज 18 ने जब बालू की इस डकैती पर पुलिस से सवाल पूछा तो पुलिस के पास जवाब की शक्ल में शब्द नहीं थे। जो है सटा हुआ जो गांधी सेतु है उसके नीचे बालू का जो खनन हो रहा है, ये आप ही के जुडिक्शन में पड़ता है? हम ही का कार्य करते क्यों हो रहा है खनन, जबकि अभी हाँ कार्रवाई हो रही है। क्या कार्रवाई हो रही है? दिन दहाड़े अभी खनन चल रहा है, आप कह रहे हैं कार्रवाई हो रही है? अभी कार्रवाई हो रही है। क्या कार्रवाई हो रही है? वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में नाव लगी हुई है, बालू का खनन हो रहा है। तो अब सवाल है कि क्या बालू माफिया में पुलिस का खौफ नहीं है? क्या पुलिस की मिली भगत से काला कारोबार चल रहा है? दिन के उजाले में पीले सोने का काला कारोबार कैसे चल रहा है? जहां की ये तस्वीर है, वहां से कुछ ही दूरी पर पटना में खनन विभाग के तमाम अफसर बैठते हैं। खनन मंत्री जनक राम का कार्यालय भी पटना में ही है, जो समय समय पर बड़े बड़े दावे करते हैं। लेकिन उन दावों में कितना दम है, इसका जवाब इन तस्वीरों में अपने आप मिल जाता है। पटना से न्यूज 18 के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। आरजेडी के कार्यकर्ता और नेता अब नए रंग में हैं। कल आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने कार्यकर्ता और नेताओं को हरा टोपी और हरा गमछा पहनकर क्षेत्र में जाने का नया सूत्र दिया है, जिसके बाद पार्टी बदली बदली नजर आ रही है।
माथे पर पार्टी सिंबल वाली हरी हरी टोपी, गले में हरा गमछा, यहाँ तक कि मुंह पर भी ग्रीन मास्क। महिला कार्यकर्ता हो या पुरुष, सभी एक रंग में रंगे हुए हैं। आरजेडी का ये नया ड्रेस कोड पार्टी अध्यक्ष लालू यादव ने तय किया है। लालू यादव के निर्देश का असर ही है कि आरजेडी का पूरा कुनबा हरे रंग में रंगा नजर आ रहा है। दरअसल बुधवार को प्रशिक्षण शिविर के दौरान लालू पार्टी नेताओं से ऑनलाइन जुड़े थे, जिसमें उन्होंने सलाह दी थी कि कार्यकर्ता हो या नेता, जहां भी जाएं हरा गमछा और टोपी जरूर पहने, क्योंकि वही आपका लाइसेंस है। और हम लोग पार्टी का जो वर्कर है, कार्यकर्ता है, नेता है, कहीं भी जाए तो हरा गमछी जरूर रखे, वो लाइसेंस है। टोपी पहनो, गमछी टोपी, हाँ गमछी टोपी दोनों रखिए। जहाँ भी जाइए अपने घरों पर जाते हैं तो झंडा गाड़ के रखिए। राष्ट्रीय जनता दल का झंडा पहले से ही हरे रंग का है, लेकिन अब लालू ने ड्रेस कोड भी तय कर दिया है, जिसका एक ही मकसद है कार्यकर्ताओं का आत्मबल बढ़ाना। तेजस्वी भी मानते हैं कि इस नए रंग से पार्टी को मजबूती मिलेगी। हरा रंग जो है, तिरंगे में भी हरा रंग है, तो हम लोग तो सब पार्टी की पहचान है और हमारी जो विचारधारा है ये उसकी भी पहचान है। तो हरा रंग जो है, आप देखे होंगे कि कल प्रशिक्षण शिविर था, इसको लेकर के जो है गमछा जो है लालू जी ने बोला कि सब जो है वर्कर वगैरह सबको पहनना चाहिए ताकि लोग पहचाने। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जो निर्देश दिया कि हम लोगों को सभी को इसको अनिवार्य करना होगा, तो हम लोग एकदम बिल्कुल इसके साथ सजे धजे मिलेंगे आपको पार्टी कार्यालय में। लालू ने कार्यकर्ताओं को अनुशासन और पहचान बनाने का नया फार्मूला दिया है। बिहार की पहचान रहे गमछा को कार्यकर्ताओं से जोड़कर बड़ा सूत्र दिया है। नए ड्रेस कोड से कार्यकर्ता भी उत्साहित है। लालू अब पूरी तरह से एक्टिव है। पटना में वो भले ही ना हो, लेकिन पार्टी की कमान पूरी तरह से हाथ में रखे हुए हैं और पार्टी को नई धार देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। पटना से न्यूज 18 के लिए रवि एस नारायण की रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हर घर नल जल योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। तेजस्वी ने नल जल योजना का आरोप लगाते हुए उन्होंने कई बातें कही। तेजस्वी ने जेडीयू और बीजेपी नेताओं को कॉन्ट्रैक्ट देने का भी आरोप लगाया। ट्रैक्ट वर्थ 53 करोड़ टू डिप्टी सीएम फैमिली एड्स, ये साफ तौर पे ये आज एक और आर्टिकल आया है। 80 करोड़ डील फॉर जेडीयू लीडर्स फैमिली, एक्स मिनिस्टर्स नेफ्यू इज लॉन्ग लिस्ट ऑफ वीआईपी कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सप्लाई जो है जल का लोगों के घर तक नहीं पहुंच रहा, लेकिन जो धन का जो सप्लाई है सरकारी तिजोरी से सीधे बीजेपी और जेडीयू के मंत्री और नेताओं के अकाउंटों में पहुंच रहा है। उधर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने तमाम आरोप को खारिज कर दिया। तारकिशोर प्रसाद ने बताया कि हर घर नल का जल योजना की सफलता से घबराकर विपक्ष बयानबाजी कर रहा है। जिस कंपनी को टेंडर देने की बात की जा रही है, उस कंपनी में मेरे परिवार या फिर ससुराल का कोई सदस्य शामिल नहीं है और कटिहार में 4 वार्ड में सिर्फ 4 स्कीम उनके परिवार के सदस्य पूजा कुमारी को मिली है। उन्होंने कहा कि जिसका कॉन्ट्रैक्ट नियमों के मुताबिक 2019 में दिया गया। तारकिशोर प्रसाद ने यह भी बताया कि सभी काम उनके डिप्टी सीएम बनने के पहले पूरे किए जा चुके थे, इसलिए यह आरोप गलत है कि ठेका दिलाने में पद के प्रभाव का इस्तेमाल किया गया। मुझे तो बड़ा हंसी आती है उनके इस बयान पर कि ये जो 2 कंपनी है, कंपनी का नाम जो आया है उसमें ना मेरे परिवार का कोई सदस्य उसमें शामिल है, ना मेरे कोई ससुराल का सदस्य उसमें शामिल है। मेरा एक ही साला है और वो आज भी भागलपुर में अपना कारोबार करता है। बिहार में अब गांव की सरकार चुनने की तैयारी है। शुक्रवार को 10 जिलों के 12 प्रखंड में मतदान होना है
और गया, रोहतास, औरंगाबाद, नवादा और जमुई की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पंचायत चुनाव को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान कर्मी रवाना हो चुके हैं। सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बिहार में एक बार फिर गांवों की सरकार चुनने की तैयारी पूरी हो चुकी है। नेताओं के दावों और वादों के बाद अब जनता की ताकत दिखाने की बारी है और शुक्रवार से इसकी शुभ शुरुआत भी होने वाली है। पहले चरण के मतदान के लिए सभी 10 जिलों के 12 प्रखंडों में तैयारी पूरी हो गई है। चुनाव कर्मचारी भी ईवीएम, बैलेट बॉक्स और बाकी मतदान सामग्रियों के साथ लोकतंत्र के महापर्व को पूरा कराने के लिए तैयार हैं। मतदान वाले इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है ताकि चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न कराया जा सके। पहले चरण के रण में शुक्रवार को 10 जिलों के 12 प्रखंडों में मतदान होने जा रहा है, जिसमें रोहतास के दावत और संझौली, कैमूर के कुदरा, गया के बेलागंज और खिजरसराय में मतदान होना है, जबकि नवादा के गोविंदपुर, औरंगाबाद के औरंगाबाद, जहानाबाद के काकू, अरवल के सोनभद्र, बंशी सूर्यपुर, मुंगेर के तारापुर, जमुई के सिकंदरा और बांका के धुरैया प्रखंड में जनता गांव की सरकार बनाएगी। पहले चरण के रण में 15,328 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है, जिनमें 930 प्रत्याशी चुनाव से पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं, जबकि पहले चरण के मतदान के लिए 2119 केंद्र बनाए गए हैं। पंचायत चुनाव में डबल वोटिंग रोकने के लिए विशेष तैयारी भी की गई है। डबल वोटिंग नहीं हो, इसलिए प्रत्येक बूथ पर बायोमेट्रिक्स की व्यवस्था की जाएगी और इसके लिए भारत सरकार का एक उपक्रम है, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, ये बेंगलुरु में है, इसको नॉमिनेट किया गया है। और उसी प्रकार से प्रत्येक मतदान केंद्र पर जो मतदान चलेगी और जो मतदान की प्रक्रिया होगी उसकी लाइव वेबकास्टिंग की जाएगी। राज्य में पहली बार पंचायत चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। हालांकि ग्राम कचहरी के 2 पदों, पंच और सरपंच का चुनाव बैलेट पेपर से होगा, जबकि मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद के पदों के चुनाव के लिए ईवीएम का इस्तेमाल होगा। प्रत्याशियों को अपनी किस्मत और जनता को अपने नए जनप्रतिनिधि के फैसले के लिए इस बार ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। हर फेज की वोटिंग के 1 दिन बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी, यानी मतदान के 48 घंटे बाद ये साफ हो जाएगा कि किसकी हवा रही और किसकी हवा निकल गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आज राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती है। पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है। रामधारी सिंह दिनकर को उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती के मौके पर पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। पटना में भी राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। दिनकर गोलंबर पर आयोजित समारोह में पटना के जिलाधिकारी ने उनकी प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर दिनकर को श्रद्धांजलि दी। पीएम ने ट्वीट कर लिखा कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी को उनकी जन्म जयंती पर सादर नमन। देश और समाज को राह दिखाने वाली उनकी कविताएं हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बनी रहेंगी। राष्ट्रकवि की जन्मस्थली बेगूसराय के सिमरिया में आयोजित कार्यक्रम में बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी शामिल हुए। इस दिनकर की धरती में अभी तक जो साहित्य की गंध निकल रही है, उससे का जब मुझे एहसास हुआ। दिनकर विश्वविद्यालय की मांग को लेकर मानव श्रृंखला बनाई और राष्ट्रकवि के नाम से यूनिवर्सिटी बनाने की मांग की। और एक छोटे से अंतराल के बाद देखिए जोहार झारखंड।